नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कविता पर्वत प्रदेश में पावस कक्षा 10 के पाठ 5 की हिंदी और इंग्लिश में व्याख्या की थी। आज हम अभ्यास प्रश्न का भाग 1 करेंगे। आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेशों में प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन आते हैं। बादलों के झुंड कभी वर्षा करते हैं तो कभी मौसम साफ हो जाता है। झरनों से झरता हुआ पानी मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लगता है। झरनों की आवाज़ संगीत की तरह मधुर लगती है। पहाड़ों पर खिले फूल प्रकृति की शोभा को अत्यंत रमणीक बना देते हैं। कभी बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि पर्वत और वृक्ष दिखाई तक नहीं देते। झरनों की केवल आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन धुंध, कोहरे और बादलों में छुपे झरने दिखाई नहीं देते। तालाब अदृश्य हो जाते हैं। चारों तरफ धुंध और बादल तैरते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी के स्थान पर आसमान आ गिरा हो। पृथ्वी और आसमान की ये भूल भुलैया जादू सी लगती है। पृथ्वी पर होकर भी ऐसा लगता है कि हम बादलों में घूम रहे हैं। पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर मन खुश हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? मेखलाकार का अर्थ है करघनी के आकार जैसा। करघनी कमर में बेल्ट की तरह पहने जाने वाला महिलाओं का आभूषण होता है, जो पहाड़ की ढाल की तरह तिकोना तथा टेढ़ा मेढ़ा होता है। यहाँ पहाड़ के आकार की तुलना करघनी से की गई है। ऊंचे नीचे घुमावदार पहाड़ ऐसे लगते हैं मानो पृथ्वी ने अपनी कमर में करघनी पहनी है। कवि ने इस करघनी का प्रयोग यहाँ मानवीकरण अलंकार के रूप में किया है। तीसरा प्रश्न है, सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? इन पंक्तियों का तात्पर्य है कि पहाड़ों पर हजारों फूल खिले हैं, जिनकी तुलना आंखों से की गई है। इन हजारों फूल रूपी आंखों से पहाड़ अपनी छवि को अर्थात अपने प्रतिबिंब को तालाब रूपी दर्पण यानी आईना में देख रहा है। कवि ने इस पद का प्रयोग किसी महिला के लिए किया है, जो श्रृंगार करने के बाद अपने सौंदर्य तथा अपने रूप को दर्पण में निहार रही है, तालाब रूपी दर्पण में, और ये देखकर अपने आप को देखकर बहुत खुश हो रही है। अगला प्रश्न है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता दर्पण यानी आईने के साथ दिखाई है, क्योंकि तालाब में स्वच्छ पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट पानी दर्पण की तरह प्रतीत होता है, जिसमें प्रतिबिंब या परछाई को देखा जा सकता है। पहाड़ के नीचे बरसात के पानी से बने तालाब में पहाड़ का प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ता है, इसलिए कवि ने तालाब की समानता दर्पण से की है। पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं, पर्वत के हृदय से उठ उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वो किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को इसलिए देख रहे थे क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शाल के ऊंचे वृक्ष आसमान को छू लेने की आकांक्षा में एक टक स्थिर होकर आसमान को पाने के विचार में, उसकी चिंता में लीन हैं, मग्न हैं। कवि ने शाल के ऊंचे ऊंचे वृक्षों से मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है, जिन्हें पाने की कोशिश में वो हमेशा लगा रहता है। अर्थात अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिस तरह मनुष्य एकाग्र होकर, फोकस्ड होकर लगा रहता है, उसी तरह ये ऊंचे पेड़ भी आसमान को छू लेने की इच्छा से एक टक खड़े प्रतीत होते हैं। छठा प्रश्न है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में इसलिए धंस गए क्योंकि अचानक बादलों के झुंड बहुत नीचे आ गए
और उन्होंने सभी वृक्षों को ढक दिया। अब जब वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, तब बादलों के नीचे अदृश्य शाल के वृक्षों को कवि ने इस तरह दर्शाया है मानो वो बादलों के भय से पृथ्वी में धंस गए हों। इस भाग का अंतिम प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? पर्वतों की ऊंचाई से गिरते हुए झरने पर्वतों की विशालता का गौरव गान कर रहे हैं। बहते हुए झरनों की तुलना मोती की सुंदर लड़ियों से की गई है। झाग भरे झरनों से निकलते पानी की बूंदें सफेद मोतियों की लड़ियों के समान प्रतीत होती हैं। इसलिए कवि ने झरनों की तुलना मोती की लड़ियों से की है। मुझे विश्वास है कि प्रश्नोत्तर कैसे लिखने हैं आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्न का भाग 2 दिया गया है, क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।